लड़की का आधे से ज्यादा जीवन किचन में ही गुजरता है, सुबह की चाय से लेकर रात के डिनर तक। क्या है माँ, कैसा किचन रखती है तू? ऐसे कोई थोड़ी ना रखता है किचन, फैला फैला सा। रुक, मैं ठीक करती हूँ। मीरा फटाफट रसोई ठीक करती है। वाह, कितना चमका दिया। फिर माँ, किचन में कितनी आउटडेटेड चीजें रखी है तुमने। आजकल तो ऐसी अच्छी अच्छी चीजें रख सकते हैं, जैसे हाँ हाँ सारा बता दे। मैं तो कहता हूँ लिखी दे कहीं। वो क्या है ना, तेरी शादी तय कर दी है। तो तेरा ससुराल का किचन बनाना अपनी मर्जी का। न जाने इस लड़की को किचन से क्या प्यार है इतना। होता है, रसोई ही लड़की के लिए वो जगह होती है जहाँ वो ज़्यादा समय बिताती है, तो सब कुछ उसी के हिसाब से होना ज़रूरी है ना। वैसे कहाँ शादी तय की है मेरी राजकुमारी की? सिविल लाइंस का लड़का है, बहुत अच्छा कमाता है, अच्छा परिवार है। लेकिन क्या पापा, उन लोगों के घर में किचन नहीं है क्या? किचन है भी तो क्या छोटा है? क्या बात है पापा, बताओ ना। माँ कुछ ज़्यादा ही बोलने वाली है, तेज लग रही थी। कहीं तुझे परेशान ना करे बेटा। एक बार मिलने बुला लो, देख लेते हैं। ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई और देख लेंगे। हाँ लेकिन लड़का सोना है, सोना। तो मेरी बेटी भी तो हीरा है, हीरा। चलो, अगला दिन आ जाता है। मीरा तो सपने बुनने लग जाती है। कितना अच्छा होगा ना, मेरा अपना किचन होगा, मेरा, सिर्फ मेरा। क्या हो रहा है बिटिया? ये देख फोटो। अरे पापा, कल क्यों नहीं दिखाया? दिखाओ दिखाओ। पापा लड़के की फोटो दिखाते हैं, लेकिन मीरा के चेहरे पर कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। क्या हुआ बेटा, लड़का पसंद नहीं आया क्या? पापा लड़का क्यों दिखा रहे हैं? मुझे लगा आप उन लोगों का किचन दिखा रहे होंगे। पापा, मैं किचन देखे बिना शादी नहीं करूंगी। हाँ। कैसी पागल है। अच्छा, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तू जल्दी से तैयार हो जा, वो लोग आ ही रहे होंगे। मीरा तैयार हो जाती है। सज धज कर मीरा कमरे में आती है। माँ, कितनी प्यारी है, मेरी शादी करा देना इससे। हाँ हाँ, चुप रह। आओ बैठो बिटिया। क्या नाम है? मेरा नाम मीरा है। आपका नाम क्या है? क्या? मेरे नाम से क्या करना है? तो मेरे नाम से क्या आपको रजिस्ट्री करवानी है? सास को झटका लगता है कि ये क्या, ये तो सवा से लग रही है। क्या? तेरे पापा तुझे शादी के बाद ये घर नहीं देंगे? उसकी रजिस्ट्री कर लेना खुद के नाम की। वो क्या है ना कि मीरा जवाब देती उससे पहले ही उसकी माँ उसे रोक देती है। अरे, सास बहू की नोकझोंक अभी से शुरू हो गई। बेटा, कुछ पूछना है तो पूछ लो मीरा से। वो इतनी प्यारी है। कैसी हो तुम? मुझसे शादी तो करोगी ना प्लीज? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? और शर्तों में शादी नहीं होती, समझी? पिता समझ रहे होते हैं कि लड़का तो लट्टू हो ही गया है। अब वो क्या चाहती है सुन तो लीजिए बहन जी, सारी जिंदगी का सवाल है। हाँ ठीक है, चलो बोल दो। कमला देवी नाम है मेरा। सारी जिंदगी लोगों को उंगली पर नचाया है। आज लग रहा है कि खुद नाचना पड़ेगा, वो भी इस निकम्मे के कारण। निकम्मा है तो शादी क्यों करवा रही हैं? नहीं करनी पापा निकम्मे से शादी। वो ना कमाएगा, ना घर में राशन लाएगा, ना राशन लाएगा, ना रसोई में मुझे कोई काम करने का मौका मिलेगा। अरे पगली है क्या? निकम्मा यानी ये जो हरकत है ना, उस पर बोल रही हूँ। 2 लाख रुपए महीने कमाता है मेरा बेटा। वैसे तू बता, शर्त क्या है? मैं शादी से पहले आप लोगों का घर देखूंगी। सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। क्या बोल रही है बेटा? शादी से पहले ससुराल कौन जाता है? मैं जाती हूँ पिताजी। मैं जाऊंगी, घर देखूंगी, फिर ही हाँ करूंगी। मंजूर है, आ जाओ ना, चलो अभी लेकर चलता हूँ मैं। अरे चुप कर, क्या बके जा रहा है? क्या है माँ, सही तो बोल रही है। उसे सारी जिंदगी मेरे साथ रहना है, ऐसे कैसे बिना घर देके आ जाएगी? चलो ना, मैं लेकर चलता हूँ। मीरा और राहुल घर आते हैं। सास रह जाती है मीरा के घर। ये देखो, ये है ड्राइंग रूम,
यहाँ की चीजें ना मैं पेरिस, अमेरिका, लंदन से लेकर आया हूँ। झूमर देखो, झूमर। लेकिन मीरा को तो न जाने क्या देखना था, उसकी नजरें क्या देखना चाह रही थी आप तो जानती ही हैं, है ना। ये सीढ़ियाँ देखो, इटली के पत्थर लगाए हैं मैंने। किचन, किचन कहाँ है? क्या किचन? तुमको किचन देखना था? हाँ, मुझे सिर्फ किचन का शौक है। वो वहाँ है। हाय रे, किचन को देखकर तो मीरा पागल बाउली सी हो जाती है, किचन की ओर भागती है। ये टाइल्स इटली की है। ये चिमनी ये इंडोनेशिया का है। हाय रे, मीरा तो दीवानी सी हो जाती है। ओहो, ये बर्तन ये तो भारत की ही है। वो क्या है ना, सेहत से कोई समझौता नहीं। मीरा रंग बिरंगे बर्तन, फ्रिज देख देख कर खुश होती है और उसके मुंह से निकल जाता है, मुझे रिश्ता मंजूर है, मैं कर लूंगी तुमसे शादी। राहुल तो खुशी से नाचने लगता है। फिर चलो, मैं तुम्हें हम दोनों का कमरा दिखाता हूँ। मैं चला, नहाकर ऑफिस, तुम मेरे लिए नाश्ता बना दो। मीरा तो राहुल की बात सुनकर हंसने लगती है। अरे क्या हो गया, नाश्ता नहीं बनाओगी तो फिर किचन क्यों देख रही थी? वो जो मेरे घर में तुमने अपनी माँ बिठा रखी है ना, उसी तो ले आओ। ऐसे कैसे आ जाऊं, शादी तो करनी पड़ेगी ना। राहुल और मीरा घर आ जाते हैं। तो घर ठीक लगा हमारा? हाँ, बहुत ही प्यारा किचन है, मुझे रिश्ता मंजूर है। माँ, मीरा मान गई है। माँ, मीरा मान गई है, जल्दी से शादी की डेट निकालो ना। चलो फिर ठीक है भाई साहब, लाते हैं बारात हैं? बस फिर क्या था, हो जाती है मीरा और राहुल की शादी। शादी के बाद जैसे ही मीरा किचन में जाती है, जोर से चिल्लाने लगती है। क्या क्या हो गया बहू, क्यों चिल्ला रही है? ये तो वो किचन नहीं है जिसे देखकर मैंने शादी के लिए हाँ की थी। हाँ, वो क्या है ना बहू, किचन को तोड़कर दोबारा बनवाया था। किचन में गलती से आग लग गई थी तो क्या? अरे इटली की टाइल्स, और वो कहाँ है इंडोनेशिया की चिमनी? ये क्या लगा रखा है? टाइल्स भी नहीं है, मिट्टी में कैसे काम करूंगी? और ये आउटडेटेड बर्तन, ये क्या है? प्लास्टिक के डिब्बे, वो भी खुले रखे हैं। फ्रिज डबल डोर वाली, वो कहाँ गई? मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। अरे बहू, तुझे राहुल से प्यार था तभी तो शादी की थी ना तुमने? किसने बोला? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मैंने तो ये किचन देखा था क्योंकि मुझे किचन में रहना अच्छा लगता है। महंगी चिमनी, इंटरनेशनल टाइलें और डिजाइनर बर्तन देखकर मैंने शादी के लिए हाँ की थी। नहीं रहना मुझे इस घर में, मैं चली अपने घर। प्लीज मीरा, प्लीज मत जाओ, मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं वापस से वैसे ही किचन बनवा दूंगा, प्लीज। अरे राहुल, शर्म कर बेटा, शर्म। वो तुझे इस्तेमाल कर रही है। अरे शादी के बाद पति के साथ तो सीता माता ने जंगल में भी जीवन बिताया, जबकि वो महलों की राजकुमारी थी। और एक ये है, अरे जाने दे इसे, मैं इससे अच्छी लड़की लेकर आऊंगी तेरे लिए। ए, जा तू, निकल। मीरा भी कपड़े पैक करके घर आ जाती है। क्या हो गया मीरा, तू ऐसे अचानक? दामाद जी कहाँ है? कौन दामाद? और ऐसे का क्या मतलब है? ये मेरा घर है, मैं नहीं आ सकती हूँ क्या? हाँ, नहीं आ सकती, दामाद जी के बिना नहीं आ सकती। बोल कहाँ है वो? मीरा माता पिता को सारी बात बता देती है। हाँ, तो वो बोल रहे हैं ना दोबारा किचन बनवा देंगे। बेटा, शादी ब्याह कोई खेल नहीं है। लेकिन भाग्यवान, ये तो सोचो, करोड़पति लोग हैं, ऐसे कैसे किचन चला गया और जल भी गया? तो कम से कम इतना तो बना देते कि कोई उस पर खड़े होकर काम कर सके। मिट्टी की ज़मीन और खुले में सामान, भाई कोई तो बात ज़रूर है। दूसरी तरफ सास अपनी बेटी से, तेरा भाई पागल हो गया था उस मीरा पर। मैंने भी समझ लिया था कि वो हमारे घर शादी क्यों कर रही है। पूरा का पूरा किचन ही तुड़वा दिया। अब कम से कम वापस आएगी तो अकड़ तो नहीं रहेगी। राहुल के तो मुंह पर बोल कर गई है कि किचन देखकर शादी की थी। निकम्मा कमरे में बैठकर रो रहा है। और क्या माँ, सही तो किया। कल को तो सर पर चढ़कर नाचती, किचन के लिए पति को छोड़ दिया, पागल गई की।
अरे पागल थी तो अच्छा था, नहीं तो कैसे मैनेज करती मैं। उधर मीरा के घर उसकी सहेली आती है। अरे मीरा, कल शादी हुई, आज मायकी। वैसे अच्छा है तेरा पति, यहाँ तो मेरा पति एक दिन रहने नहीं देता मुझे मायके में। तभी सहेली का पति भी आ जाता है। अरे मेरी जान, तुम यहाँ आ गई? मैं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। चलो ना घर। अरे मीरा से मिलने आई हूँ, कल ही शादी हुई है इसकी। देखो कितना अच्छा है इसका पति, छोड़ दिया इसको मायके के लिए। पति ने छोड़ दिया, ये शब्द सुनकर मीरा कहती है, नहीं नहीं, उन्होंने नहीं छोड़ा। छोड़ा नहीं तो ना फोन ना मिलने आए। अरे कितना प्यारा, कितना अमीर है तेरा पति, और सुना पागल था तेरे पीछे। फिर मीरा को रोना ही आ जाता है। वो राहुल को फ़ोन करती है। मेरा फ़ोन मत करो, तुम तो बहुत सेल्फिश निकली। मैंने तुमसे क्यों प्यार किया, आज मुझे अफसोस हो रहा है। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे कोई किचन नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मुझे लेने आ जाओ ना। क्या सच में? मेरा भी मन नहीं करता तुम्हारे बिना, आ रहा हूँ मैं। मीरा और राहुल दोनों फिर से एक हो जाते हैं और मीरा के सर पर अब किचन का नशा तो उतर जाता है, लेकिन पति का नशा चढ़ जाता है। रसोड़े में कौन था? तुम थी? ये थी? कौन था? कल रात मेरी साड़ी पे जूस गिरा और मैं नहाने चली गई। जब किचन में गई तो देखा कुकर में से किसी ने चने निकाल दिए और किसी ने फिर से कुकर चूल्हे पे चढ़ा दिया। तो बताओ रसोड़े में कौन था? कौन था बोलो? सास को रात में चना मसाला खाना था, लेकिन किसी ने कुकर से चने निकाल दिए थे और घर में बस देवरानी और जेठानी ही थी। माँ जी, जेठानी जी थी, यही दिन भर रसोड़े में रहती हैं। रसोड़े में क्या पकोड़े तलती हूँ मैं? अरे तुम भी तो थी ना रसोड़े में। मैं तो रसोड़े में जाती ही नहीं हूँ। देखो माँ जी क्या कह रही है ये तो रसोड़े में जाती ही नहीं है। मतलब कि रसोड़े के सारे काम मैं ही करती हूँ, खाना भी, बर्तन भी, सफाई भी। ओहो, सब काम यही करती है, मैं तो बस सोती रहती हूँ। खा खा के टैंकर हो गई हूँ ना मैं। देखो सच निकल आया ना मुंह से तुम्हारे। माँ जी, रसोड़े में यही थी, चने इन्होंने ही निकाले होंगे और खाली कुकर भी गैस पर इन्होंने ही चढ़ा दिया होगा। अरे नहीं नहीं माँ जी, इसी ने किया होगा। अरे ऐसे काम का दिमाग इसी में तो है। उस दिन भी आपका फोन धोने की बात कर रही थी कि मौजी का फोन गंदा हो गया है, वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। अरे बस चुगली करवा लो जेठानी जी आपसे। हाँ, अरे तुम्हें आती ही नहीं ना करना, न काम करना आता है न चुगली, सब मुझे ही करना पड़ता है। तुम तो राजा रजवाड़ों के घर से आई हो ना। हाँ हाँ, राजा रजवाड़े ही हैं मेरे घर वाले। कम से कम आपके पापा की तरह नाई की दुकान से काटे हुए बाल चुरा के गंजों को तो नहीं बेचते। अरे खबरदार मेरे पापा के बारे में कुछ भी कहा तो। ठीक है, आपके भाई के बारे में ही कह देती हूँ। माँ जी, इनके भाई है ना, वो खुजली के मरीजों को दवाई की जगह बर्तन घिसने का कूचा बेचते हैं खुजाने के लिए। सास कुछ बोलना चाह रही है, लेकिन जैसे न्यूज़ चैनल पर लड़ने वाले दो लोग तीसरे को कुछ बोलने ही नहीं देते, वैसे ही हालत यहाँ भी थी। देवरानी और जेठानी सास को कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे। माँ जी, इसके पिताजी क्या करते हैं वो सुनेंगी ना तो आपके भेजे का तो भरता बन जाएगा। ओह, वैसे भी आप तो सबके भेजे का भरता बना ही देती हो। आई बड़ी। आई बड़ी? अरे तुझसे बड़ी आई हूं, इसीलिए तो जेठानी कहलाती हूँ। मुझे जेठानी कहते हैं, समझी? अरे वही, बड़े होने की ही इज्जत दे रही हूँ। आप मुझसे बड़ी नहीं होती तो मेरे सामने खड़ी नहीं होती और मुझसे इस तरह से लड़ी नहीं होती। बस कविता और शायरी करवा लो, काम के नाम पे देवरानी बस रानी बन जाती है और जेठानी नौकरानी। मान ही लिया ना आपने कि आपकी कितनी इज्जत है। अरे ज्यादा मुंह ना चलाओ, वरना सबको बता देंगे कि तुम्हारे बाऊजी चाय पीते टाइम की आवाज करते हैं।
अरे बस करो, तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ने लगती हो। मेरी बात पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। मुझे बस ये बताओ कि रसोड़े में कौन था? मैं नहीं थी माँ जी। मैं भी नहीं थी माँ जी। अरे तो ठीक है, कोई नहीं था ना। जाओ सब अपना अपना काम करो। सास वहां से चली जाती है, लेकिन देवरानी और जिठानी की लड़ाई खत्म नहीं होती। आज तो आप सासू माँ से बच गई, वरना चने की जगह आपकी चटनी बन जाती। हाँ हाँ, अच्छा हुआ कि चली गई, वरना जब उन्हें पता चलता कि रसोड़े में तुम थी तो तुम्हें तुम्हारे मायके भगा देती, और तुम तो मायके वालों से भी लड़ लेती और वो तुम्हें फिर कहीं और भगा देते। दीदी, घर वालों पे मत जाओ। अरे मैं तुम्हारे घर वालों पे नहीं जाती, लेकिन तुम अगर अपने घर वालों पर जाती ना तो शायद थोड़ी अकल तो आ ही जाती। पता नहीं किस पर गई हो तुम। रात को सब टीवी देख रहे होते हैं। वहां दोनों बहुएं और बेटे बैठे हुए होते हैं। सास फिर से बात निकालती है। कल रात मेरी साड़ी पे जूस गिरा और मैं नहाने चली गई। जब किचन में गई तो देखा कुकर में से किसी ने चने निकाल दिए और फिर से कुकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। किसने चढ़ाया था? रसोड़े में कौन था? बड़ा बेटा जवाब देने वाला होता है, तभी छोटी बहू बोलती है। माँ जी, मैंने सुबह ही तो बताया था कि मैं नहीं थी, जिठानी जी होंगी। अरे इतना झूठ मत बोलो देवरानी जी, जुबान शर्म के मारे मुंह से गिर जाएगी इतना झूठ बोल बोल के। आप तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के कुटुंब से हो ना, कभी झूठ बोलती ही नहीं। अरे लोग अदालत में गीता की जगह आप ही की तो कसम खाते हैं। मैं सुनीता की कसम खाकर कहता हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा। अरे तुम भाभी का नाम क्यों ले रही हो? लड़ क्यों रही हो उनसे? मतलब हो क्या रहा है? अचानक घर में भारत पाकिस्तान का मैच क्यों शुरू हो गया? मैं बताती हूँ, पर पहले बताओ कल रात रसोड़े में कौन था? मैं था माँ, और मैंने ही चने कुकर से निकाल के गैस बंद कर दिया था और कुकर में आलू डाल दिए थे सुबह उबालने के लिए, क्योंकि कुकर का ढक्कन ठीक से लगता नहीं है ना किसी से, तो मैंने ही लगा दिया था रात को। वही तो बेटा, सुबह से पूछ रही हूँ रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था। अच्छा किया कि चने निकाल दिए, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे चने से एलर्जी होती है ऐसा बताया है। शाबाश बेटा, अब मैं तेरे लिए कोई बढ़िया सा उपहार ले आऊंगी। दोनों बहुएं सास की बात सुन के शर्म से पानी पानी हो गई। उन्हें लग रहा था कि सास उनको चने निकालने के लिए डांटने वाली है, लेकिन यहाँ तो उपहार ही मिल गया। और इस तरह पता चला कि रसोड़े में बड़ा बेटा था। शिक्षा, हमें पूरी बात सुने बिना अपने मन का न करना चाहिए न बोलना चाहिए, वरना आखिर में पछतावा ही रहता है। शारदा को लगता था कि उनका बेटा यश उनकी बहू प्रभा के लिए जोरू का गुलाम हो गया है। अरे यश, आज बहुत बर्तन हो गए हैं, मैं मांज देती हूँ, तुम धो लो, टाइम तो है ना। 5 मिनट रुको, एक कॉल निपटा कर आता हूँ। अरे वाह बेटा वाह, बचपन में जब मैं कहती थी कि काम में मेरा हाथ बटा दे तो तू बिरबल जैसा दिमाग लगा के बहाने ढूंढता था, काम चोरी करता था। अब जोरू एक काम का बोलती है तो काम में फौरन लग जाता है। अरे माँ, बचपन में अकल नहीं थी ना, अब समझाऊं कि घर के काम में कितनी मेहनत होती है, इसलिए मदद कर देता हूँ। समझी बेटा, बहुओं का जादू ही ऐसा होता है, बेटे अंधे हो जाते हैं अंधे। पर देखना, ज्यादा घर वाले काम मत करना, वरना ऐसा ना हो कि बहू सर पे चढ़ जाए और बाहर के काम वो करने लगे और तुझे किचन पकड़ा दे। उस पे भी क्या बुरा है माँ, आप भी तो मेरी शादी के पहले किचन का काम करती थी। अगर प्रभा बाहर मुझसे अच्छा काम करेगी तो मुझे तो खुशी ही होगी ना, और गर्व भी होगा। अरे बस बस, किचन में जाके बर्तन धो ले बहू के, यहाँ ज्यादा ज्ञान मत झाड़
औरत के काम औरत को जचते हैं बेटा। जाको काम उसी को साजे, दूजा करे तो बर्तन बाजे। यश माँ के ताने सुनकर वहां से प्रभा की मदद के लिए किचन में चला जाता है। अरे माँ को क्या दिक्कत है अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो? एक से भले दो। लाड़ करती है आपसे। इतने साल बर्तन घिस घिस के उनके हाथ की नरमाई चली गई, तो वो नहीं चाहती कि उनके बेटे के साथ भी ऐसा हो। और बहू के साथ भले ही ऐसा हो जाए। इसका प्रभा के पास कोई जवाब नहीं था। शारदा की नीयत बुरी नहीं थी, वो बहू से नफरत करती हो ऐसा भी नहीं था। बस उन्हें अजीब लगता था कि बेटा ऑफिस में भी काम करता है और घर में भी। उनकी इस सोच के पीछे उनके अनुभव भी कारण रहे। शारदा के पति गंगा प्रसाद ने कभी शारदा का हाथ नहीं बटाया। जैसे परिवेश में शारदा ब्याही थी, वहां पहले औरत की जगह रसोई तक ही सीमित थी। देख रहे हो, बहू सारा काम प्लीज 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 करके यश से करवा लेती है और वो बहू के झांसे में भी आ जाता है। अब वो तो तुम्हारा काम था कि तुम उसे सिखा लो कि कहाँ कैसे बर्ताव करना है। मेरी बात मानता तो शेर बन के रहता, भीगी बिल्ली नहीं। अरे अभी बहू को प्रेग्नेंट तो होने दो। मुझे तो लगता है कि 9 महीने की छुट्टी ले लेगा ऑफिस से, उसकी जी हसूरी करने के लिए। झोरू का गुलाम कहीं का। बॉयज हॉस्टल में रखा तो भी लॉन्डो की तरह रहन नहीं आया, और तो जैसे काम कर रहा है। तभी मार्केट गए हुए यश और प्रभा वहां आ जाते हैं, जिनके हाथ में बहुत सारा सामान है। बाबूजी थोड़ी मदद कर दीजिए ना सामान रखवाने में। पहले ये बताओ कि सामान में क्या है। सब्जी और किराने का सामान है बाबूजी। किचन का सामान है। शारदा तुम उठवा लो। शारदा अपनी जगह से उठकर यश से बहू से थोड़ा सामान लेती है और किचन में रख देती है। शारदा बाहर आ जाती है, जबकि यश और प्रभा किचन में सामान जमाने में लगते हैं। ससुर जी ने सामान क्यों नहीं उठवाया? वो हमारे ज्यादा पास खड़े थे। अरे किचन का सामान है इसलिए। उनके हिसाब से कोई भी काम होता तो वो उठवा लेते, पर किचन में औरतों के काम होते, इसलिए उन्होंने मदद नहीं की। अरे अजीब है तो सही, पर बुढ़ापे में आदमी का दिमाग पत्थर हो जाता है तो समझाना भी मुश्किल है। वैसे तुम्हें याद है ना, अगले हफ्ते मुझे कैंपिंग पे जाना है। हाँ हाँ याद है। कोई सामान चाहिए क्या? घर संभाल लेना प्लीज। अरे चिंता मत करो, माँ खाना बना लेगी और बाकी काम मैं कर दूंगा। मेरी नाक मत कटवाना सास के सामने, जो सिखाया है अच्छे से करना। ठीक है प्रभा जी, वैसे तुम अपनी नाक यहाँ छोड़ के ही मत जाना। अगले ही हफ्ते बहू बाहर चली जाती है और सालों बाद शारदा किचन में आती है। शारदा रोटियों के लिए आटा निकालती है, तभी वहाँ यश आ जाता है। माँ आप सब्जी काट दो, आटा मैं गूंद देता हूँ। अरे बेटा मैं कर लूँगी। अरे माँ कर लेने दो, 2 मिनट में कर दूंगा। यश थोड़ी ही देर में आटा गूंद देता है। अरे बेटा इतने सालों बाद रसोई में आई हूँ, इतना अच्छा आटा तो शायद मैं भी नहीं गूंद पाती, और अच्छा गूंद भी देती तो शायद थोड़ा टाइम लेती। बूढ़े हाथ है ना। अरे माँ चलो चलो, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। खाना बना के ये निरूपा रॉय जैसा रोना धोना करना, ठीक है? चल मैं खाना बना देती हूँ, तू अपना काम कर ले तब तक। हाँ माँ, किचन और बर्तन मुझ पे छोड़ देना, मैं सोते वक्त कर दूंगा। आप बस सब्जी बना लो और रोटी। यश सोते वक्त सारा काम निपटा के सोता है। सुबह जब माँ जागती हैं तो किचन को चमचमाता पाती है। वो यश के कमरे में उसे शाबाशी देने जाती है, मगर वो वहाँ होता ही नहीं। आंगन में यश को ढूंढते हुए जाती है तो देखती है कि गंगा प्रसाद वहाँ बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। चाय बना दो, ब्रह्म मुहूर्त से जागा हुआ हूँ, तुम सो ही रही हो तब से। सुबह सुबह सूर्य भगवान शर्मा गए तुम्हारी नींद देख के। चाय भी बना दूंगी, लेकिन यश कहाँ है? अभी निकला, कह रहा था 3 दिन बाद आएगा। ऑफिस के काम में कुछ गड़बड़ की है उसके साथ वालों ने, तो सुलझाने के लिए नोएडा जाएगा।
सास अकेले किचन में काम करने लगती है और अपने पति को चाय बना के देती है। 1 घंटे बाद वो खाना भी तैयार कर लेती हैं। पर जब बाहर किसी काम से गंगा प्रसाद के पास आती है तो देखती है कि अखबार वहाँ बिखरा पड़ा है और चाय के कप पे मक्खियाँ और चींटियाँ लग रही हैं। गंगा प्रसाद वहाँ है ही नहीं। शारदा अकेले बड़बड़ाती है, कप तो अंदर रख देते, जब देखो दोस्तों के साथ मौज मस्ती। और वो अखबार भी समेटती है। इतने काम के बाद वो थोड़ा थक जाती है और दोपहर की नींद लेने लगती है। तभी गंगा प्रसाद आते हैं। अरे खाना परोस तो, बना लिया हो तो, या भोजनालय के दर्शन करवाओगी? शारदा की गहरी नींद टूट जाती है। फिर भी वो बिना कुछ बोले गंगा प्रसाद को खाना परोस देती है। अब हम बूढ़े हो गए हैं। हाँ, संसार का नियम है। ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ थोड़ी दे रही हो तुम। अरे मतलब 1 दिन में काम करने में ही थक गई। काम करना भी संसार का नियम है। दुनिया में आए हैं तो काम तो करना पड़ेगा ना। शारदा चुपचाप सो जाती है। वो सोचती है कि अब उसने अपने थकने की बात पति से की है तो वो अपनी झूठी थाली तो कम से कम किचन में रख ही देंगे। पर वो थाली वहीं छोड़ के अपने दोस्तों के साथ पत्ते खेलने चले जाते हैं। सोने की जगह शारदा बर्तन और सफाई करने लगती है। शाम को खाना बनाते वक्त शारदा को समझ आता है कि बुढ़ापे की वजह से उसकी चाल कितनी धीमी हो गई है। रोटी बेलती है तो गोल नहीं बनती, गोल बनाने में टाइम ले ले तो तवे की रोटी जल जाती है। पर जैसे तैसे वो काम कर रही होती है तभी गंगा प्रसाद आ जाते हैं। क्या लंगर का खाना बना रही हो जो इतना टाइम लग रहा है? अरे बना रही हूँ जी, सब्र करो, हाथ है मशीन नहीं है। मेरा भी पेट है, कोई मशीन नहीं है जो भूख को डिलीट कर दूं। शारदा गंगा प्रसाद को खाना खिलाती है। उसे एहसास होता है कि दिन भर काम करने की वजह से उसे थकान के कारण नींद आ रही है, मगर वो आधी नींद में भी ऊँघते हुए हांफते हुए बर्तन धोती है। अपने बेटे यश को याद करती है जिसने कल सारे बर्तन धो दिए थे, और मन ही मन बहू को भी धन्यवाद बोलती है जिसने यश को ये सब सिखाया। रात को सोने से पहले यश का फ़ोन आता है। माँ, मैं आ जाऊंगा परसों, सॉरी बता नहीं पाया। अरे कोई बात नहीं बेटा, एक बात बोलूं, तू रिटायर होगा ना? हाँ माँ, पर अभी तो बहुत वक्त है। हाँ बेटा, जब भी रिटायर होना किचन से रिटायर मत होना, वरना बहू अकेली पड़ जाएगी। तू झोरू का गुलाम नहीं है बेटा, तू तो बहू के दर्द को समझता है। भगवान सबको तुझ जैसा बेटा दे। तूने बहू के सामने मेरी नाक ऊंची करवा दी बेटा। यश समझ जाता है कि माँ का क्या मतलब है और वो वादा करता है कि वो कभी भी बहू की मदद करना नहीं छोड़ेगा, चाहे दुनिया उसे जोरू का गुलाम ही क्यों ना कहे। श्वेता की शादी खड़गपुर शहर के राजीव से होती है। श्वेता का स्वभाव शुरू से ही नटखट और चंचल होता है। एक दिन श्वेता को एक बाबा मिलते हैं जो उसे एक धागे से लगा लॉकेट देते हैं। बेटा, तो इस लॉकेट को किसी की भी आँख के सामने हिलाकर करके हंसेगी तो वो इंसान तेरे चंगुल में आ जाएगा। फिर तू उसे जो भी बोलेगी वो वही करेगा। अरे बस कीजिए बाबा, ये तो वो बात हो गई कि ढूंढने निकले थे सुई और हथौड़ा लेकर आ गए। बेटा, मैंने तो ये कहावत कभी भी नहीं सुनी। अरे तो मैंने कौन सी सुनी थी, वो तो इमोशन से निकल गया। अब जहाँ फिट बैठे बिठा देना, और हाँ जल्दी से ये लॉकेट तो दे देना। श्वेता लॉकेट बाबा से छीनकर घर की तरफ आ ही रही होती है कि सामने से उसे एक कुत्ता आता दिखाई देता है। वो श्वेता को देखकर जोर से भौंकने लगता है। बड़ा आया रौब दिखाने वाला, रुक अभी तुझे पालतू की तरह अपने आगे पीछे घुमाती हूँ। ये बोलकर श्वेता कुत्ते के सामने वो लॉकेट हिलाकर हंसती है। अब क्या था, श्वेता आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। अब तो श्वेता को मौका मिल जाता हर किसी को अपनी उंगली पर नचाने का। घर आकर वो सास के सामने उस लॉकेट को घुमाती है। चलो चलो चाय बना कर लाओ, जब देखो तब सत्संग का नाटक करके बैठ जाती हो। सास चाय लेकर आती है। वो मेरे कपड़े पड़े हैं ना, जरा धो कर तो लाना।
हाँ हाँ, मैं अभी सारे कपड़े मशीन में डाल देती हूँ। नहीं नहीं, मशीन में मेरे नाजुक कपड़े खराब हो जाएंगे। एक काम करो, हाथों से अच्छे से कपड़े धोकर छांव में सुखाकर उसे अच्छे से प्रेस करके ले आओ, जाओ। सास बेचारी किसी तरह कपड़े भिगाकर धो ही रही होती है कि बीच में ही श्वेता का सम्मोहन का असर खत्म हो जाता है। अरे ये क्या, किसके कपड़े हैं ये? रंग इतने चटक और गंवारू प्रिंट, ये तो बहू के मायके से मिले कपड़े हैं जिन्हें काम वाली भी ना पहने। पर मैं ये क्यों धो रही हूँ? अरे छी! ये बोलकर सास कपड़ा पटक कर खड़ी हो जाती है। बहू, अरे ओ बहू, तुरंत आ यहाँ पर और चाय बनाकर लेकर आना। अपने पति के कपड़े धोए नहीं मैंने, आज पता नहीं क्या इस महारानी के कपड़े लेकर धोने बैठ गई मैं। अरे 4 कपड़े थे, आप खुद ही बोले कि मैं धो देती हूँ। मैं तो मना कर रही थी, मेरे कपड़े ना धो ना धो। मैंने तो ये भी कहा कि मशीन से धो दीजिए। इतना ही शौक आ रहा था कि आप सुन ही नहीं रही थी। बोली नहीं नहीं, मैं तो हाथ से धोंगी तेरे इतने नाजुक कपड़े। ओहो, विश्वास तो नहीं हो रहा, लेकिन तू इतनी भी दुष्ट नहीं है जो मेरे ऊपर सम्मान करके मुझसे कपड़े धुलवाए। श्वेता वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो अपनी ननद से कहती है, सुनो, वो फुलकारी वाला दुपट्टा है ना, वो आज से मेरा। और हाँ, लिख कर देना कि भाभी आज से इस दुपट्टे की मालकिन आप हो, वरना क्या तुम्हारा तो कोई भरोसा नहीं है, कब फिसल जाओ। ननद, जिसके आगे श्वेता ने पहले ही लॉकेट से हिप्नोटाइज किया था, हाँ हाँ भाभी, ये लो दुपट्टा और ये लिखा हुआ कागज़, कुछ और भी चाहिए तो बता दीजिएगा। अब तो श्वेता की बल्ले बल्ले हो जाती है। सास तो समझ ही नहीं पाती कि आखिर उसके घर में हो क्या रहा है। कैसे घर की बकरी अचानक से शेर बन जाती है और शेरनी बकरी। अगले दिन सास ठान लेती है कि वो श्वेता की चाल का पता लगा कर ही रहेगी। श्वेता पति के सामने जब लॉकेट घुमाकर उसे सम्मोहित कर रही होती है, आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं जाऊँगा भाई, जब तुमने बोल ही दिया है तो क्यों जाऊँ। शॉपिंग करना है मुझे। तो ठीक है ना, चलो मैं भी अपने सारे क्रेडिट और डेबिट कार्ड और कैश लेकर आता हूँ, शॉपिंग के लिए चलते हैं। श्वेता और उसका पति शॉपिंग में जाते हैं और ढेर सारी खरीदारी करके आते हैं। अरे भैया भाभी, आप लोग क्या लेकर आए हैं, देखो तो जरा। बेचारी ननद को ना अपने लिए और ना ही सास को अपने लिए सारे सामान में कुछ दिखाई देता है। क्यों री मरी, इतना कुछ ले आई? तुझसे ये ना हुआ कि सास और ननद के लिए भी कुछ ले आए? ओहो, ये सारी शॉपिंग तो मेरे लिए इन्होंने ही की है। मान ही नहीं रहे थे कि किसी और के लिए भी कुछ ले। ये बोलकर वो सारा सामान लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अब सास समझ जाती है कि हो ना हो दाल में कुछ काला तो ज़रूर है। अब सास की नज़र हर वक्त बहू पर होती है। एक दिन श्वेता ननद के कमरे में जाती है, जहाँ सास भी श्वेता का पीछा करती है। अरे सुनना, तो जरा वो लिपस्टिक देना जो तुमने 2000 रुपए की ली थी। नहीं भाभी, वो बहुत महंगी है, मैंने कहीं आने जाने पर लगाने के लिए ही रखी है, घर पर लगाकर उसे ख़राब क्यों करूं? अच्छा, तो ऐसे नहीं मानेंगी आप। ये कहकर वो अपने गले से वो लॉकेट वाला धागा निकालती है और ननद के आंखों के सामने घुमाने लगती है। तभी सास वहां आ जाती है और उसके हाथ से लॉकेट छीनकर श्वेता के सामने ही लॉकेट घुमाने लगती है। और अब जो जादू श्वेता अब तक पूरे घर वालों के ऊपर चला रही थी, वही खेल अब उल्टा उस पर चल गया। चल जाकर अपनी माँ का हार लेकर आ, जो पिछली दिवाली को उसने तुझे दिया था। दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगती हैं।